This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी दिनांक 21 जून 2021 चरक निदान सानध्याय 4 लेखनप्रमेय शंखं चक्रं जलधां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छानिरुद्ध्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितकविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगगवनप्रौढदावाग्नीलम् प्रौढदावाग्नीशं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आप्तेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः संवृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मणि बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शांति शांति शांति। शरीर क्लेदस्तु श्लेष्ममेधो मिश्रा प्रविशन् मूत्राशयं मूत्रत्वम् आपद्यमानः श्लैष्मिकैः एभिः दशभिः गुणैः उपसृज्यते वैषम्ययुक्तैः। तो शरीर क्लेद जो है वो कफ और मेद इन दोनों से मिश्र होकर मूत्राशय में प्रवेश करता हुआ मूत्रत्वम् आपद्यमानः मूत्रत्व उसको प्राप्त हो जाता है। श्लेष्मिकैः एभिः दशभिः गुणैः उपसृज्यते वैषम्ययुक्तैः। तो कफ के जो 10 गुण है उससे वो संयुक्त इस प्रकार का हो जाता है जो वैषम्य युक्त इस प्रकार है। तो यथा श्वेत शीत मूर्ध पिच्छलो अच्छ स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र प्रसाद मंदई। तो कफ के इतने गुण यहाँ पे बताए गए हैं और वैसे बागभट ने वगैरह जो गुण बताए हैं श्लेष्मा चतुर्वृक्ष लघुश्चित्तकर सूक्ष्म दिग्धशीत गुरुर्मध्यश्लेष्णो मुस्मत् स्थिरः कपः। इससे भी ये ज्यादा इस प्रकार के है और ये विकृति में आया है वास्तव में क्योंकि वैषम्य युक्त ही इस प्रकार से। तो फणसलकर सर का एक कहना था कि प्राकृत से प्राकृत जानना ये तो एक अहम मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन विकृति से भी प्राकृत का ज्ञान होता है और वो एक अलग इस प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे अतिसार के अंत में यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यक् वायुः गच्छति वित्ताग्नेर्मधुकोष्ठस्य पितस्तस्य उदरामया, ये सूत्रार्थ को पुरीश मोचन के बिना जिसका वायु और मूत्र निकलता है
अग्नि दीप्त है लघु कोष्ठ है उसका अतिसार शांत हो गया, इस प्रकार से समझना है। तो ये आया आया है वास्तव में अतिसार के प्रकरण में, लेकिन इसका एक मतलब ऐसा होता है कि मूत्र वायु और पुरुष इनका अलग अलग प्रवर्तन होना अपेक्षित है। जब पुरुष का प्रवर्तन होता है तो उसके साथ में वायु और मूत्र निकलते हैं, लेकिन जब जब वायु और मूत्र निकलते हैं तो उसके साथ में पुरुष का प्रवर्तन होना अपेक्षित इस प्रकार का है। और खास करके अतिसार में केवल वायु और मूत्र का प्रवर्तन शुरू होना या अतिसार ठीक हुआ इसका लक्षण इस प्रकार। तो उसी प्रकार से ये जो बाकी 10 गुण बताए गए कफ के बारे में, इनके आधार पर हमें कफ के गुण जो बताने हैं उसमें इन गुणों को भी जोड़ लेना है, जैसे कि श्वेत, मूर्त, अच्छ और सांद्र, प्रसाद, मंद वगैरह इस प्रकार से। और फिर प्रमेह निदान में इनके बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन अन्य किसी विकारों में ये महत्वपूर्ण है क्या, ये भी एक देखना जरूरी इस प्रकार का होता है। तो विकृति से प्रकृति का ज्ञान ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है। अभी अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में सोचा जाता है कि केवल एनाटॉमी सीखने से कोई मतलब नहीं निकला। अप्लाइड एनाटॉमी क्या है कि उसका रोगों में किस प्रकार से रोल है, और मैकेनिकली अगर फिक्स करना है प्रॉब्लम तो हमें किस तरीके से जाना है, जैसे डायलिसिस है, किडनी ट्रांसप्लांट है वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जैसे अप्लाइड एनाटॉमी यहाँ से एनाटॉमी से या प्राकृत शरीर से शुरुआत करके अप्लाइड एनाटॉमी और फिर चिकित्सा, उसी प्रकार से विकृति विज्ञानीय से प्राकृत के बारे में ज्ञान हो जाना और फिर उसको लेकर विकृति के बारे में सोचना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहे। दूसरा ऐसा है शरीर क्लेदस्सु श्लेष्म वेदो मिश्रा प्रविशन मूत्राशय मूत्रत्वं वर्तमाना, ये जो बात बताई गई है कि शरीर क्लेद जो है वो कफ और मेद इनसे मिश्र होकर मूत्राशय में प्रवेश करता है। अब ये बड़ी समस्या ऐसी है कि हमारे यहाँ मूत्रोत्पत्ति का जो वर्णन है वो पक्वाशयगता तत्र नाद्यो मूत्र वहास्तुया वगैरह, पक्वाशय से सीधा मूत्र बनता है। अब मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार यूरिनरी एपरेटस तो अलग है, किडनी है, यूरेटर्स है, ब्लैडर है, और इनके जरिए मूत्र का निर्माण होता है, ये हमने शाला के लेवल से भी सीखना आरंभ कर दिया है। और सूक्ष्मत्वानोपलभ्यन्ते मुखान्यासं सहस्रशः, ये जो बात बताई गई है कि सूक्ष्म होने के कारण ये सहस्रशः मुख है पक्वाशय से बस्ती का पूर्ण करने के लिए, लेकिन वो दिखते नहीं है। तो अभी ये भी मालूम होता है कि जो लोग रात के खाना खाने के बाद ज्यादा पानी पीते हैं उनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, नींद जो है वो खराब होती रहती है और फिर उससे स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। अगर हम इतना सुझाव देते हैं कि वैसे पानी कम ही पीना है प्रमेही को, लेकिन खास करके रात के भोजन के उपरांत पानी नहीं पीना है। जब पीना है तो बिल्कुल भूल दो, वो कितना ही पीना है, ज्यादा पानी पीना ही नहीं। तो पक्वाशय से सीधे ब्लैडर में आना ये जो है वो कम हो जाता है और राहत मिलती है मरीज को। अभी ये एक जगह, ये भी एक अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव इस प्रकार का है। और दूसरी जगह आधुनिक एनाटॉमी के अनुसार किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये जो यूरिनरी apparatus है उसके जरिए किडनी फेलियर के मरीज होते हैं तो किडनी कितना काम करे, रिनल्स
स्कैन करवा देंगे तो पता चलता है। और फिर डायलिसिस शुरू हो जाता है तो इनमें सिम्टोमेटिक रिलीफ आ जाता है वगैरह। ये भी बात सही है, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इन दोनों का तालमेल कैसे हम करें? हाँ, किसी को भी ठुकरा नहीं सकते, हमारे शास्त्र को तो ठुकरा ही नहीं सकते, वो अलग बात है। लेकिन एनाटॉमिकली जो सिद्ध है उसको हम कैसे समझ लेंगे? तो मेरे ख्याल में सारकट्ट विभाजन होकर द्रवपिट्ट से मूत्र बनना ये हमारा शरीर है जो पक्वाशय में तैयार होता है, और वहां से अन्न का मल, द्रवमल, इस प्रकार से मूत्र निकलता रहता है। हाँ, अब सारकट्ट विभाजन में ऐसा होना अपेक्षित है। हाँ, कि सारा भाग जो बने वो अच्छा भाग इस प्रकार का बने, और उसके ऊपर रस धात्वग्नि, रक्त धात्वग्नि वगैरह की क्रिया होकर आगे की धातु बने। अजीर्णे तो गुंजानस्य यह जो संप्राप्ति बताई गई है, हाँ, कि पहला अन्न अजीर्ण है और फिर आदमी दूसरा अन्न खाता है, तो पहला भी नहीं पच पाता है, दूसरा भी नहीं पच पाता है, ये बताया गया। तो पूर्वेण आहार रसेन उपसृजत, हाँ, अपक्वेन, इस प्रकार पहला अन्न पचा नहीं है और उसमें दूसरा आहार रस मिल जाता है। सर्वानेव दोषान प्रकोपेत्याशु, ये कादाचित होने वाली इस प्रकार की बात है। अगर विसूचिका या अलसक इस प्रकार के ये एक्यूट बीमारियां हैं, और वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। बाकी लोगों में क्या होता है, ये परंपरा ऐसी चलती रहती है जो अतपक्व इस प्रकार के रसादी धातु है वो आगे आगे चलते रहते हैं। जब ये मेद के यहाँ आते हैं, मेद में परिवर्तन होता है, तो मेद एक मेद का मेदहो स्रोतस का मूल स्थान वृक्क इस प्रकार का बताया गया। अब आधुनिक एनाटॉमी के जरिए इस वृक्क में अगर दोष आते हैं तो वो मूत्र मार्ग से निकलने का एक रास्ता इस प्रकार का आधुनिक एनाटॉमी के अनुसार है। और हमारे हिसाब में प्रमेह में ये बात बताई गई है कि ये शरीर क्लेद जो है वो श्लेष्म मेदो मिश्र, मेद से मिश्रित होकर वृक्क में आएगा और वृक्क से सीधे ब्लैडर में आएगा, मूत्राशय में आएगा, इस प्रकार। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। लेकिन जिस सारपा का अच्छी तरीके से निर्माण नहीं हुआ हो, उसमें मलभाग ज्यादा हो, क्लेद ज्यादा इस प्रकार का हो या कफ हो, तो शरीर सोचता है कि उसको किसी ना किसी तरीके से बाहर निकाले, तो मूत्राशय में लेके आते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ वृक्क का निर्देश है और मूत्राशय का निर्देश है, बीच में गविनी का निर्देश नहीं है। लेकिन मेद का मूल स्थान, मेदों से उसका मूल स्थान वृक्क है, ये तो बताया गया है। और मूत्राशय में ये क्लेद आ जाता है, ये भी बताया गया है। तो शायद मॉडर्न एनाटॉमी को हम उस तरीके से देखें कि ये लोग इस प्रकार से अजीर्ण में खाना खाते रहेंगे, हाँ, और फिर ये अपरिणत इस प्रकार का रस बनता रहेगा और वो आगे चलता रहेगा, तो उसको फिर से ठिकाने लाने के लिए एक वृक्क बैरियर जैसा काम करता है। अब ये जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है तो हम उसको प्रमेह के रूप में समझ पाएंगे। लेकिन तब तक की जो अवस्था है वो नियमित रूप से इस तरीके से जो संचित इस प्रकार के दोष है या फिर मल है, उनको बाहर निकालने का काम वृक्क करता रहता है। और जो बात एलोपैथी में रक्त वहां पे आता है, और उसका फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से जो भाग बाहर निकाल देने हैं वो निकाल दिए जाते हैं।
और जो रखने हैं वो शरीर में रखे जाते हैं, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये जो बात कही गई है। तो नियमित रूप से इसमें भी एक मतलब इस प्रकार का निर्माण होता है। ज्यादा नहीं है तो भी एक तरीका वहां पे मौजूद है कि इस प्रकार के मूत्र के क्लेद को बाहर निकाल। तो मैं मानता हूं कि अगर हमें इसमें सुधार करना है, किडनी फेलियर का पेशेंट है और हमें इसमें सुधार करना है, तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? तो मूल पचन, जो सारकेट विभाजन उसका होने वाला है, उसी में पहले आरंभ करेंगे। पानी कम से कम पिएंगे। अभी मैं सभी लोग मरीजों को सुझाव देता हूँ कि 2 लीटर पानी लागा और सुवर्ण के साथ उबालो और आधा लीटर ही रखो और उतना ही पानी दिन भर में। तो ये जब किडनी फेलियर के मरीज आते हैं, 5, 6, 7, 8, 10 इस प्रकार का क्रिएटिनिन है, तो उनमें सोनाली कटलेवार जब हेडलाइन चालू, तो वहां पे पानी अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो मूल रूप से क्लेद ज्यादा बनेगा नहीं, और सार्केट विभाजन, अगर पचन अच्छा होगा तो सार्केट विभाजन अच्छा होगा और ज्यादातर मूत्र वहीं पे निर्माण होकर बाहर निकल जाएगा। अब धातुओं में स्थित है जो इस प्रकार के अंश है, जहाँ एक बैरियर इसमें है, किडनी में इस प्रकार का है, तो अतिरिक्त क्लेद को वहां से फिर से बाहर निकाला जाएगा। वैसे प्रमेह का एक कॉम्प्लिकेशन किडनी फेलियर है और हाइपरटेंशन का भी कॉम्प्लिकेशन किडनी फेलियर है, और व्यवहार में तीनों प्रकार के मरीज मिलते हैं। केवल डायबिटीज से डायबिटिक नेफ्रोपैथी, केवल हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, और दोनों की इकट्ठा नेफ्रोपैथी, इस प्रकार के मरीज मिलते हैं। हाइपरटेंशन वाले ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने के लिए और दोनों है तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट इस प्रकार के होते हैं। हाइपरटेंशन उसका एक अलग निदान है, आयुर्वेद की दृष्टि से उसके बारे में सोचना है, और मानसिक भाव काफी उसमें है, तो इसलिए हाइपरटेंशन ज्यादा तकलीफ वाला इस प्रकार का है। दूसरी बात जो कही गई है, विधिना श्वेतम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देशकालोकशास्त्राणाम विधिज्ञ प्रकाशिता। देश काल और औकसात्म का जो विधि बताया गया है, उस विधि से निर्माण होने वाला रक्त शुद्ध होता है। अभी इसका उल्लंघन करते हैं, देश काल सात्म्य वगैरह देखते नहीं है और कुछ भी खाना खाने लगते हैं इस प्रकार से, औकसात्म्य को भी देखते नहीं है, तो जो रक्त बनेगा वो शुद्ध नहीं बनेगा। तो शुद्ध होना चाहिए, वो शुद्ध नहीं बनेगा। और ऐसा अशुद्ध रक्त अगर किडनी में आता है तो किडनी को उसको फिल्टर करना और अशुद्धियां जो है वो निकाल देनी है। लेकिन किडनीज की एक कैपेसिटी है, हाँ, जो जन्म से हमें प्राप्त हुई है। वैसे परमेश्वर ने दो दो अवयव दिए हैं, किडनी दो है, नासापुट भी दो है, नेत्र दो है, इस प्रकार से। तो एक का कार्य रुक गया तो भी दूसरे से काम चलाते रहना चाहिए और ये होता है। फिर भी अगर हम ज्यादा पानी पीकर प्लेट को बढ़ावा देकर किडनी के ऊपर ज्यादा बोझ डालेंगे, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्लियर नहीं हो रहा, वहां से वो सीधा रस रक्त के जरिए मेद तक आ रहा है, और फिर उसको अगर वही क्लियर करना है तो ज्यादा बेहतर है, उससे आगे चला जाएगा वसा में है, मज्जा में है, ये तो और मुश्किल और असाध्य बताए गए हैं, क्योंकि वहां से शरीर तो लेके आता है उनको मूत्र में, लेकिन ये अहम धातु इस प्रकार के है, ओजो में है इसके बारे में। हाँ, तो
ये अगर बाहर इस प्रकार से निकलने लगेंगे तो काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। तो अशुद्धियों को अलग करके उसमें से निकाल देना ये एक अहम कार्य किडनी के द्वारा किया जाता है, मेदोवस के मूलस्थान के रूप में। और वहां पे एक बैरियर रखा गया है। फिर भी आप उसी तरीके से काम करते रहते हैं, तो पानी ज्यादा पीते हैं, दही खाते हैं, अचार खाते हैं, या फिर चिंता वगैरह बातें होती है, तो ये परंपरा चलती ही रहती है। और फिर वो काम करना कम कर देता है, किडनी जो है वो काम करना कम कर देता है, तो सूजन बढ़ने लगती है शरीर में। पित्तरक्त कफान वायुर दुष्टो दुष्टान बहिस्थिराः नित्वारुद्धगतिस्तैरेः तुर्यात्मं मांस संशयम्, ये जो शोध की संप्राप्ति बताई। तो पित्त, रक्त और कफ इनको बहिस्थिरा लेके जाता है वायु। और फिर ये शोथ की संप्राप्ति जब शुरू होती है तो एलोपैथी में फिर डायबिटिक्स का प्रयोग किया जाता है कि फोर्सफुली किडनी से काम करवाना है। कैसे काम नहीं कर देखते हैं इस प्रकार से क्लासिक्स वगैरह डायटा इस प्रकार की दवा दी जाती है। ये देने से किडनी काम तो करती है कुछ हद तक लेकिन चल जाती है। और फिर स्थिति ऐसी आती है कि ये देने से भी कुछ नहीं होता, सांस फूलने लगती है, एनीमिया डेवलप होने लगता है। और फिर ये डिक्लेयर और फिर इसके आधार पर डिक्लेयर किया जाता है कि किडनी अब काम नहीं कर रही और तुम्हें डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा या फिर किडनी ट्रांसप्लांट इस प्रकार का करना पड़ेगा। ये दोनों मैकेनिकल उत्तर है, ये तो ट्रीटमेंट है ही नहीं, लेकिन एलोपैथी उसको ट्रीटमेंट मानती है और उसी को ट्रीटमेंट मानती है। ये और भी अजीब हायपरटेन्शनमध्ये पण दोन्ही संप्राप्त्या असू शकतात, की एक अजीर्णचे पण आहे आणि दुसरी हाइपरटेंशन के बारे में, रक्त के बारे में भी सोचना है और सिराओं के बारे में भी सोचना है, और जो वायु है उसके पीछे उसके बारे में भी सोचना है। तो ये काफी इस प्रकार का रहता है। और ये काफी कॉम्प्लेक्स इस प्रकार की सिचुएशन है। अजून एक की ॲलोपॅथीच्या आता डायबिटीसचे जे टॅबलेट्स आहेत, तर त्याच्यामध्ये असं हे आहे की ते शरीरातलं जे चांगले धातूंमधलं सार आहे ते खेचून काढतात आणि मग डायुरेटिक सारखं म्हणजे युरिन मधनं बाहेर काढून टाकतात शुगर कंट्रोल करण्यासाठी। म्हणजे शुगर्स बाहेर काढण्याच्या नादामध्ये ते चांगले सार धातूंना जातात, तर ते पण त्याच्यामुळे किडनी फेलियर होत असतं। है अभी डायबिटीज के लिए जो दवा दी जाती है मेटफॉर्मिन, हो त्याचं फंक्शन बघितलं मी। मेटफॉर्मिन ने अजून दुसरे टॅबलेट उसमें ऐसा है कि ये हमारे हिसाब में शुगर कम करने वाली इस प्रकार की दवा। अगर हम मानते हैं कि शुगर एक कफ सदृश इस प्रकार का घटक है, तो कफ कम करने के जरिए ये अपतर्पण जाति की चिकित्सा है। और काफी मरीजों में देखा जाता है कि जैसे ही डायबिटीज की दवा शुरू होती है वो अपतर्पण होता रहता है, भार कम हो जाता है इस प्रकार से। और फिर इस अवस्था में अपतर्पणोत्थ मूत्रक्षय ये विकार निर्माण होता है। तो मज्जा वगैरह में किडनी सार पित्त का विभाजन सही तरह से नहीं कर रही। सार भाग तो कभी
लार्वा को भी बाहर निकाल रहे। तो डायलिसिस में हमारे हिसाब वाले धातु बाहर नहीं जाएंगे तो कैसे समझेंगे? मज्जा में मैं समझा नहीं एक्चुअली क्वेश्चन। अभी मज्जा के बारे में, मज्जा में है वगैरह हमारे पास में है, वसा में है, मज्जा में है, ओजो में है, इस प्रकार के बताए गए हैं। शुक्र में भी बताया गया है इस प्रकार से। इन धातुओं की इन्वॉल्वमेंट जब मज्जा की इन्वॉल्वमेंट होती है तो ये पांडुता बढ़ने लगती है। वो स्पष्ट रूप में वहां पे दिखेगी नहीं, क्योंकि साक्षात मज्जा धातु बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन एरिथ्रोपोएसिस जो है वो हैम्पर हो जाता है और फिर पांडुता निर्माण होती है। अब एरिथ्रोपोएटिन की इंजेक्शन देते हैं। इन इंजेक्शन से कुछ हद तक फिर रक्त बढ़ने लगता है और पांडुता कुछ हद तक कम होती है। लेकिन ये भी इस प्रकार से फोर्सफुली काम करवा लेना है। वास्तव में हमें जो काम करना चाहिए वो मूल रूप से अग्नि और आहार, ये पचन को सुधार कर पूरी परिणमन प्रक्रिया ठीक ठीक करनी है। तो सारा किट्ट विभाजन अच्छा हो, किट्ट से जो मल बने वो भी अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए, तो फिर ये नौबत इस प्रकार की नहीं आए। अभी एलोपैथी सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए इसके बारे में सोचती रहती है। तो किडनी काम कर नहीं रही है तो डायलिसिस शुरू कर देते हैं। और आगे जाकर ये मज्जा का काम नहीं हो रहा हो और रक्त का निर्माण नहीं हो रहा हो, हाँ, तो एरिथ्रोपोएटिन की इंजेक्शन दे देते हैं। और इससे भी बात नहीं हुई तो सीधा ब्लड चढ़ाते हैं। तो ये सभी केवल और केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ की ही बात है, इसमें दूसरा कोई चारा ही नहीं है, दूसरा कोई विचार ही नहीं है इस प्रकार से। और मूल रूप से ये क्यों बिगड़ रहा है उसके बारे में कोई सोच नहीं। जैसा हमारे शास्त्र में ये आहार से शुरुआत करके सभी धातुओं में किस प्रकार से दोष जाते हैं इसका वर्णन है, वैसा एलोपैथी में तो नहीं है इस प्रकार का। हर सिस्टम का अलग अलग वर्णन है और उस सिस्टम को ही सिर्फ देखते हैं। तो जो खून किडनी में आ रहा है वो खून अच्छा है या नहीं है, शुद्ध है या अशुद्ध है, ये बारे में कोई सोचता नहीं है, देखता नहीं है। और केवल किडनी को महत्व देते हैं और किडनी काम कर नहीं रही ऐसा कहते हैं। लेकिन जो रॉ मटेरियल है अगर अच्छा नहीं हो तो आपकी यंत्र सामग्री कितनी भी अच्छी हो तो भी फिनिश गुड अच्छा नहीं होने वाला। जिस रॉ मटेरियल से हमें निर्माण करना है वो रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए। वो देश काल साधने के ऊपर निर्भर है रक्त का निर्माण इस प्रकार का। और फिर अग्नि के ऊपर निर्भर है, अन्न स्रोतस, उदक स्रोतस, इनके ऊपर निर्भर है। और पहला सर्किट विभाजन पक्वाशय में भी अच्छा होना चाहिए इस प्रकार से। और फिर जो द्रव किट्ट है उससे मूत्र अच्छी तरीके से बनेगा, बाहर निकल जाएगा, तो आगे वाली नौबत नहीं आएगी। और पहला अन्न जीर्ण होने के बाद ही दूसरा अन्न सेवन करेंगे तो भी एक लेद बढ़ना, कफ बढ़ना, ये जो बातें हैं वो कम होती जाएगी। और धीरे धीरे जो है वहां पे संचित वो मूत्र मार्ग से इसको निकालना आरंभ करेगा। तो प्रभुता विलमूत्रता, ये जो लक्षण आगे बताते हैं कि प्रमेय का लक्षण, अहम लक्षण इस प्रकार से। तो ये मूत्रता केवल पक्वाशय से जो आ रही है उस प्रकार की नहीं है। आगे धातुओं में जाकर भी जो क्लेद संचित है उसको लेकर बाहर आना, ये
उसका एक अहम उपयोग इस प्रकार का है. डायबिटीस मध्ये पाणी कमी प्यावे तर आहाराचा कसा विचार करावा. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे त्रिविध कुक्षीय में घन आहार एक तृतीयांश, द्रव आहार एक तृतीयांश या द्रव एक तृतीयांश और एक तृतीयांश को रिक्त ही रखना है. और उस एक तृतीयांश द्रव में पानी और बाकी द्रव ये सभी आएंगे. छाछ हो या इतर जो सब्जी का पानी हो या दाल का पानी हो वो भी उसी में आ जाएगा. तो इतना ही पानी पीना जरूरी इस प्रकार का है. द्रव लेना जरूरी है. तो हम खामख्वाह ज्यादा पानी पीते हैं. 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पीने वाले लोग हैं खाना खाते समय या खाना खाने के बाद इस प्रकार से. तो ये अपेक्षित ही नहीं है. बहुद्रवा श्लेषमात्र दोष विशेष. बहुद्रव श्लेष्मा ये अगर दोष विशेष है तो इस प्रकार से पानी पीना अपेक्षित ही नहीं है. और इस प्रकार से पानी पिएंगे तो पहले सारपिट्ट विभाजन ही अच्छा नहीं होगा. जितना पानी शरीर निकाल सकता है उतना निकाल देगा, लेकिन जो फिर भी रह जाएगा वो कलेश बन के मेद तक पहुंचेगा. और फिर मूत्र परीक्षण और रक्त परीक्षण, ये जो अभी प्रमेय के बारे में कहते हैं, हमारे यहाँ मूत्र परीक्षण को बहुत ज्यादा. अब रिनल थ्रेशोल्ड करके बात है और वो अच्छा नहीं है इस प्रकार से. तो ब्लड में शुगर कम होने पर भी मूत्र में शुगर आती है. इसलिए जिक्र करते हैं कि मूत्र का परीक्षण मत करो, ज्यादा से ज्यादा एक बार करवा लिया, शुगर पाई तो ब्लड शुगर करो. ब्लड शुगर में भी HbA1c करो, क्योंकि उससे शरीर में कितनी शुगर रह रही है ब्लड में खासकर ये अच्छे तरीके से पता चलता है. और 3 महीनों का एवरेज वहां से मिलता है. आगे जाकर रक्त में इस प्रकार की जो शर्करा है वो मांस मेद इसमें जाएगी, जो ज्यादा पूर्व धातु परम कुर्यात दक्षिणष्ट तद्विधम. मांस और मेद अगर बहुअबद्ध इस प्रकार के हैं तो मेद में उसको फिर से बाहर निकालना है. मांस में बाहर निकालने का कोई सवाल इस प्रकार का नहीं है. लेकिन किडनी फेलियर्स में पिंडिकोद्वेष्टन लक्षण पाया जाता है. शैथिल्य रहता है मांस का और पिंडिकोद्वेष्टन पाया जाता है. और ये पांडु से जुड़ा लक्षण है हमारे हिसाब से. पांडु और शोथ ये हमारे लिए प्रधान है किडनी फेलियर के लिए सोचने के लिए. दोनों को एक दूसरे की चिकित्सा चलती है. लेकिन फिर भी किस पर जिक्र करना है. तो मेरे पास ऐसा ही पिंडिकोद्वेष्टन उसको बहुत ही ज्यादा था ऐसा मरीज था. तो मैंने या तो निदान सॉफ्टवेयर में डाला उस केस को. अजीब बात यह हुई कि उसका पहला निदान जो उभर आया वो पिंडिकोद्वेष्टन नानात्मजवातरिका इस प्रकार का उभरा. तो मैं थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि ये तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की केस थी अलग हिसाब से, वैद्य के हिसाब से. लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर ठीक है, अगर इसको हम वातक व्याधि मानते हैं तो वात की सबसे शीर्ष चिकित्सा बस्ती है. और फिर मांस धातु से जुड़ा इस प्रकार का है तो पांडु है या शोथ है तो पांडु ही है. लक्षण कोश में हम देखेंगे तो पिंडिकोद्वेष्टन ये पांडु का लक्षण है, शोथ का नहीं है. तो पांडु को पकड़ कर देना चाहिए. और मुस्तादी आपन की फलश्रुति में मांस शुक्र बल प्रदान इस प्रकार की फलश्रुति. तो फिर मैंने उसमें मुस्तादी आपन का प्रयोग किया. पिंडिकोद्वेष्टन भी बंद हो गया और क्रिएटिनिन भी कम हो गया. तो इस तरीके से हमें हर मरीज में पिंडिकोद्वेष्टन है उसमें ये मुस्तादियापन करेंगे उसको ठीक हो जाएगा ऐसा मत समझो. पांडु की चिकित्सा करनी है, उसमें घृतपान है आरंभ में पांडु के रोग. पांडुरोग चिकित्सक करके आदौ कल्याण का वयम
पंचगव्य महातिक्तम श्रुतम मारक बता देना इस प्रकार से। तो इनको अगर हम लेने की कोशिश इस प्रकार से करते हैं तो उसमें पंचगव्य का घृत का भी निर्देश है। ज्यादातर हम पांडुर और पंचगव्य का प्रयोग नहीं करते हैं, पंचगव्य प्रयोग उन्माद अकस्मात में ज्यादा करते हैं। लेकिन उसमें गौमूत्र है, हाँ, और वो शायद मूत्र होने के जरिए उसकी एफिनिटी शरीर के मूत्र से होती है, उसको निकाल कर बढ़ाकर निकालेगा, इस प्रकार की बात हो सकती है। योगो जोशी सर ने एक बार एक बात कही थी, उनके एक मरीज ने कही उनसे, उनको उन्होंने गौमूत्र लेने का सुझाव दिया था और मरीज ने कहा कि मैं नहीं लूंगी। तो बोले क्यों? तो बोले अभी ये जर्सी गायें हैं, उनको हार्मोन्स दी जाती है और ऑल हार्मोन्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, सभी हार्मोन जो है वो यूरिन से बाहर निकलते हैं। तो गौमूत्र लेने से हम ये बाहर वाले हार्मोन्स भीतर ले ले। योगो जोशी सर ने उनकी बात मान लिया और उनको कहा कि ठीक है, आप गौमूत्र मत ले लो इस प्रकार से। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जर्सी गाय में ये होता है, देसी गाय में नहीं होता है, देसी गाय को हार्मोन नहीं देगा। तो उसमें इस प्रकार से बाहर से आए हुए हार्मोन्स मूत्र में आने की संभावना नहीं है। और मूत्र के जो गुण हैं वो इसमें मिलेंगे। और इस प्रकार के शरीर के क्लेद को शुद्ध करने का काम वो मूत्र करेगा। तो पंचगव्य घृत एक अनूठा कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है। और पांडुरोग में कहा गया है, हमने ज्यादा प्रयोग पंचगव्य घृत का नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है, महाकल्याण के घृत का ज्यादा प्रयोग करता रहता हूँ। आरक बदारी भी इस प्रकार का गण है कि जो शोधन करने वाला इस प्रकार का है, तो उसको भी भली भांति हम सोच सकते हैं। तो इन सभी से अगर डायबिटीज के क्लेद को हम कर सकते हैं, पहले तो आहार विहार पे देखना है कि वहां पे क्लेद कम हो। व्यायाम ये एक बहुत अच्छा साधन है, हाँ, मेद को कम करने के लिए, अग्नि को बढ़ावा देने के लिए। तो नियमित रूप से व्यायाम होना है। या वे एलोपैथी भी मानती है कि नियमित रूप से व्यायाम अगर करते रहते तो डायबिटीज के कंट्रोल अच्छा आता है। संक्रमण के बारे में बताते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग इस प्रकार से। तो ऐसा करने से ये जो क्लेद है उसका पाचन होने लगता है। फिर व्यायाम करते हैं, स्वेदन आता है, स्वेद होता है, तो स्वेद के जरिए भी क्लेद निकल जाता है। वैसे स्वेद का कार्य क्लेद विधृति है और मूत्र का कार्य क्लेद निकालना इस प्रकार का है। तो all hormones are proteins, so आपण हार्मोन्स ओरली घेतले तर ते डायजेस्ट होतात। लेकिन हार्मोन्स को डायजेस्ट क्यों करना है? वास्तव में हार्मोन्स लेने ही नहीं है, जो सिंथेटिक हार्मोन्स है। नेचुरल जो हार्मोन्स जाते रहेंगे आहार के स्वरूप में, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से हार्मोन थायराइड के लिए ले लेना या दूसरे किसी चीज के लिए हार्मोन्स ले लेना, ये गलत इस प्रकार की बात है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि नैसर्गिक हार्मोन्स शरीर में जाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो ठीक है। लेकिन इस प्रकार से बाहर से हार्मोन ले लेना ये एक अहम मुद्दा रहेगा। तो एक काफी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमें अन्नव स्रोतस, उदकव स्रोतस, अग्नि, इन सभी के बारे में सोचना है। फिर मित्रव स्रोतस, पुरुषव स्रोतस, और फिर रस, रक्त, मांस, मेद, ये सब स्रोतस। इन सभी के बारे में सोचकर ये क्या परिस्थिति हो रही है,
और इतना क्लेद बाहर क्यों नहीं आ रहा, या फिर इतने मात्रा में क्यों बाहर आ रहा है, दोनों तरीके से हमें सोचना है। और मूल रूप से सुधार करने के लिए लाइफस्टाइल में परिवर्तन होना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णाजीर्णम निरूपयन, ये बात संग्रह ने कही है कि पहले दिन का आहार पचा है ये देखकर उठना है, और पचा नहीं है तो सोना है। लेकिन ऐसी नौबत नहीं है कि ठीक है आप कितना भी ज्यादा खाना खाओ ना, सुबह देरी से उठो। सुबह ब्राह्म मुहूर्त पे उठना ही है, और उस समय में पचन हो जाना चाहिए उस समय तक। तो कहने का तात्पर्य है रात्रि रात्रि का खाना जल्दी लेवे, हल्का लेवे, तभी वो पचन हो पाएगा। वो पचन हो पाएगा तो फिर दूसरा खाना लेंगे तो वो तकलीफ नहीं करेगा। ये जो पूर्वम धातुम अपरिणतम उत्तरण उपसर्जक, ये जो बात बताई गई है कि पहला धातु भी अपरिणत इस प्रकार का है और दूसरा उसमें आप पर गिरा धातु, तो फिर दोनों का पचन नहीं होगा। वैसा ही वो रक्त में जाएगा, मांस में जाएगा, मेद में जाएगा, इस प्रकार से। और इस प्रकार का जाता रहे तो शायद उसमें हमें सोचना है कि वहां पे पचन कैसे करेंगे। नैसर्गिक हार्मोन्स युक्त द्रव्य के बारे में कहीं जानकारी उपलब्ध है क्या? आहार्य पदार्थों के बारे में पता नहीं है, हाँ, लेकिन यष्टि मधु अश्वगंधा इसमें नैसर्गिक हार्मोन्स है। अब ये समझकर उनका प्रयोग नहीं करना है कि इसमें हार्मोन्स है, मुझे हार्मोन्स देने हैं और इसलिए यष्टि मधु या अश्वगंधा का प्रयोग करना है। यष्टि मधु कब प्रयोग करनी है, अश्वगंधा कब प्रयोग करनी है, इसके बारे में अलग तरीके से सोचे। आहार के बारे में भी इस प्रकार के हार्मोन्स होंगे, नेचुरल हार्मोन्स इस प्रकार के होंगे, इसमें संदेह नहीं है। और खास करके जो आहार रसायन और वाजीकरण है उसमें हम हार्मोन्स के बारे में सोच सकते। शीघ्रकृताभ्यास और रसायनानाम ये जो सूत्र है, तो घृत और क्षीर, और फिर रसोन है या प्याज है या फिर अन्य जो भाव इसमें रसायन या फिर वाजीकरण इस प्रकार की प्रॉपर्टीज है, उसमें हार्मोन्स होने की संभावना है। थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम द यूरिन आउटपुट लेसन ऑब्जर्व वन पेशेंट हु has suddenly developed edema over face and raised edema and creatinine after he has worked hard in farm in summer. He has been labeled kidney failure and has to consume diuretics. Now, do we think about how do we think about this patient? इसमें यही नहीं होता, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में स्टेरॉइड दिए जाते हैं और कम डोज में काम नहीं होता। प्रेडनिसोलोन कम से कम 60 मिलीग्राम से शुरुआत करें, और फिर ये सूजन वगैरह कम हो जाती है। परहेज का तो कोई पता नहीं है एलोपैथी में। और ये सिलसिला चलता रहता है, कुछ मरीज फिर भी इससे ठीक हो जाते हैं। ये भी एक अजीब बात है कि आगे कुछ करने की नौबत नहीं है, लेकिन कुछ मरीजों में ये मिटता नहीं है और फिर वो हमारे पास आते हैं कि स्टेरॉइड चालू है, वो 60 से 20 10 फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, ऐसी स्थिति चलती रहती है। तो उस अवस्था में हमारे हिसाब में दिनचर्या को देखते हुए, बाकी सिम्टम्स क्या है वो देखते हुए पांडु करे निदान, शोध निदान करे और फिर उसके आधार पर चिकित्सा देते रहे। आगे के बारे में सोचे। गुणार्धर का योग है, वर्धमान पिप्पली रसायन है, इनका प्रयोग इस प्रकार से करेंगे तो धीरे धीरे ये बातें सुलझती है। तो मैंने जैसे कहा कि फोर्सफुली काम करवा देना, जैसे कि ये डायरेटिक्स का प्रयोग करना, एरिथ्रोपोएटिन देना, ये एलोपैथी में अभी प्रचलन में है। मूल रूप से उसको अगर विश्राम मिलता है, किडनी को ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तो किडनी का काम कम हो जाएगा। और जैसे
हमें रेस्ट मिलती है तो हम ताजा तवाना होकर अच्छा काम करते हैं, उसी प्रकार से ये अवयव फिर से काम करने लगते। लेकिन उसकी जितनी पर्याप्त विश्रांति है वो उसको मिलनी चाहिए। और जैसे अन्न का अजीर्ण के बारे में, अन्न के अजीर्ण के बारे में बताया गया, वैसे जल के अजीर्ण के बारे में भी बात की गई है। सिर्फ फर्क इतना है कि अन्न के अजीर्ण के लक्षण बताए, उद्गार शुद्धिरुत्साह वेगोत्सर्गो यथोचिता लघुता क्षुत्पिपासाच जीर्णाहारस्य लक्षण, जीर्णाहार के लक्षण बताए गए। तो ये बातें नहीं हो रही तो उसका समझ लेना है कि अन्न का अजीर्ण। उसी प्रकार से पानी का भी अजीर्ण होता है। पानीयम न तो पानीयम पानी अन्य प्रदेशचे अजीर्ण, अन्य प्रदेशचे वाणिज्य अजीर्णे सती जल नहीं लेना है। पानीयम न तो पानीयम अन्य प्रदेश से अजीर्ण, अन्य प्रदेश से पानी अजीर्ण से, दूसरे प्रदेश का पानी अगर अजीर्ण है, वो बचा हुआ नहीं है, तो पानी नहीं लेना इस प्रदेश। क्वथिते चामम, क्वथित जल का अगर अजीर्ण है तो जब तक वो अजीर्ण दूर नहीं होता है तब तक कच्चा पानी नहीं लेना। पक्वे जीर्णे नेतर, पक्व पानी पच होने के बाद, पचने के बाद भी दूसरा पानी नहीं लेना है, इस प्रकार से। तो इसमें टीकाकार बताते हैं कि इस प्रकार से अगर पहला पानी पचन नहीं हुआ है तो वो पचन होने के बाद पक्वे जीर्णे भी कुछ खाना खाना चाहिए और फिर पानी पीना चाहिए, बीच में खाना जाना चाहिए। पक्वे जीर्णे भी नहीं तरत शीते विधिरयम तत्ते त्वजीर्णे शिशरम, ये उबला हुआ पानी ठंड होने के बाद ये नियम है। तपते तो अजीर्ण शिशरम त्यजेत, तप्त पानी का अजीर्ण है तो ठंडा पानी नहीं पीना। अब इतने विस्तार से ये नियम, या अष्टांग संग्रह में केवल सूत्र आया है, लेकिन इतने विस्तार से नियम बताने के बावजूद हम कहाँ ध्यान देते हैं। जब भी मुझे लगता है कि प्यास लगी है, मैं जाकर पानी पीता हूँ। और कितना पीना है ये भी कुछ निर्बंध नहीं है, कम ही पानी पीना है ये भूल जाते हैं। और फिर ये दिक्कतें शुरू हो जाती है। हाँ, तो क्लेद के बारे में शरीर में सोचना है कि क्लेद को किस प्रकार से कम रखे। क्लेद चाहिए हमारे लिए क्योंकि वो पचन के लिए आवश्यक है, लेकिन वो ज्यादा बढ़े नहीं। और मांस और मेद ये धातु बहु अबद्ध नहीं रहे, ये सुबद्ध इस प्रकार के हो जाएंगे। तो ये बात बनती है कि हाँ, अच्छी तरीके से खाना पच जाएगा, क्लेद ज्यादा निर्माण इस प्रकार का नहीं होगा और समसंवहन इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आधुनिक विज्ञान खास करके एनाटॉमी के आधार पर, सिस्टम के आधार पर जो बताता है वो आधा अधूरा है, उसमें कारणों का जिक्र नहीं है। और सिर्फ उसी को मानकर चलते हैं तो काफी मुसीबत इस प्रकार की होगी। उसके मुकाबले में हमारे ग्रंथों में जो वर्णन है, चाहे हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि पक्वाशय गतास्तत्र नाड्यो मूत्र वास्तु या वगैरह की बात बताई गई है, वो एनाटॉमिकली दिख नहीं रहा तो उसको विश्वास कैसे करेंगे, या ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन हमारे शास्त्र के ऊपर, शास्त्र शब्द प्रमाण पर विश्वास होना चाहिए। तो पहली शुरुआत हमें आहार के पचन से करनी है। आहार और द्रव जल का पचन जो है वो अगर इस प्रकार का अच्छा हो जाएगा तो डायबिटीज, किडनी फेलियर, इन सभी में हम भली भांति काम कर पाएंगे। और ये आगे भी चला जाता है, मज्जा तक वगैरह भी चला जाता है। एरिथ्रोपोएटिन ये जो हैम्पर हो जाता है, बाहर से इंजेक्शन डलवाते हैं और फिर ये थोड़ा थोड़ा कार्य सुधरता है। सर कभी कभी पित्त से या उष्ण गुण से भी क्लेद की वृद्धि शुरुआत में हो सकती है ना, इसके साथ में कफ होना जरूरी है, केवल पित्त से नहीं हो।
एक अभी कफ प्रमेह के बारे में बता रहे हैं, बाद में पित्त प्रमेह और वात प्रमेह के बारे में भी बताएंगे। क्लेद बहुल होना, बहु अबद्ध मांस होना, ये दोनों में या तीनों में कॉमन इस प्रकार। सिर्फ इतना ही है इसमें कि कफज में यह साध्य है अगर आनुवंशिकता नहीं है तो। पित्तज और वातज प्रमेह, पित्तज कष्ट साध्य और वातज तो असाध्य इस प्रकार के बताए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब का भारत अब डायबिटीज का हब है और सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत में है, और एलोपैथी के द्वारा शुगर पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण पाया जाता है, और उस शुगर बढ़ने से होने वाले जो दुष्परिणाम है वो टलते हैं। लेकिन फिर भी नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी ये होते ही है, और उसके लिए एलोपैथी में कुछ चारा नहीं है। रेटिनोपैथी हो गई, लेजर ट्रीटमेंट करेंगे, नेफ्रोपैथी हो गई, डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, न्यूरोपैथी के लिए तो कुछ नहीं है इस प्रकार से। ये बड़ा अजीब माहौल है। हमें मूल रूप से अगर इसकी चिकित्सा करनी है तो पचन से ही आरंभ करना जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आरंभ करना जरूरी है। तो एक बार हमारा जो लाइफस्टाइल वगैरह हमने जो अभी फॉर्म पेशेंट का प्रोफार्मा भरवा लिया, उसके आधार पर उससे उसको किस किस चीजों में परिवर्तन लाना है ये बताना आवश्यक होगा, और फिर दवाइयों का प्रयोग करना है, जहाँ पे शोधन कर सकते हैं वहां पे शोधन करना है इस प्रकार से। और फिर ये धीरे धीरे बातें बदलेगी, क्योंकि ये धातु स्थित इस प्रकार की बातें हैं, केवल दोष के स्तर पर ये नहीं रही बात, धातुओं के भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गई है, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। और आसान नहीं है किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट करना। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बहुत डीप रूटेड है, संप्राप्ति जो है वो बहुत डीप रूटेड है, और भली भांति उसको समझकर धीरे धीरे उसको रिवर्स करना और पूरी तरीके से मरीज को ठीक करना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। फिर भी सफलता पा सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है कि सफलता मिलती नहीं है, सफलता पा सकते हैं। शुरू में तो केवल मेंटेन भी हो जाएंगे तो भी ठीक है। मेरे पास एक मरीज आया था, पूरे बदन पे सूजन थी, क्रिएटिनिन 20 था और यूरिया 500 था, और उसका कहना था कि उसको डायलिसिस में जाना ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मृत्यु का भय है, हार्ट अटैक होने की संभावना है, उसके लिए अगर तैयार हो कि मृत्यु हो जाए तो भी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मृत्यु का भय है तो तुरंत डायलिसिस शुरू करो। तो उसने कहा नहीं, मैं मर जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे डायलिसिस नहीं करना। हाँ ठीक है, दूध पे रखा, 2-3 दिन में सूजन उतर गई, जो सांस की तकलीफ रहती थी वो भी बंद हो गई। हाँ, ये सिलसिला अच्छा रहा, 6 महीने तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया इस प्रकार से। क्रिएटिनिन एरिया बढ़े भी नहीं और कम भी नहीं हुए, वैसे ही रहे 20 और 500 इस प्रकार से। लेकिन पेशेंट जिंदा था, सब काम कर रहा था। हाँ, फिर 6 महीने के बाद वो बोला कि नहीं अब मैं तंग आ चुका हूँ, डायलिसिस शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है करो। सीरम पोटॅशियम सोडियम लेवल इंक्रीज एंड डिक्रीज होणे याचा विचार क्लेद पाचन असा करावा लागला। इसमें काफी अलग अलग मुद्दे हैं। पोटेशियम, सोडियम, यूरिक एसिड, फास्फोरस, ये अहम मुद्दे हैं। सिस्टेटिन सी करके एक परीक्षण है जो एडवांस परीक्षण है, ज्यादा लोग बताते नहीं है। योगेश बिंडाड़े बताता था तो मैंने भी बताना आरंभ किया। तो केवल क्रिएटिनिन वगैरह सब करने से ये सिस्टेटिन सी भी
करवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अब इन सभी के बारे में कैसे सोचना है, ये एक अलग मुद्दा है। मैं सुझाव देता हूँ कि आप गूगल में सर्च करो पोटेशियम किस से बढ़ता है वगैरह वगैरह। नारियल का पानी पोटेशियम का एक बड़ा सोर्स है और इसलिए नारियल का पानी पूरा कॉन्ट्राइंडिकेटेड किडनी फेलियर में है, तो इससे पोटेशियम बढ़कर यह प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और नारियल का पानी पीने के लिए कहेंगे तो लोग शहाड़ा लेते हैं, टेंडर कोकोनट, और उसमें ये पोटेशियम का प्रमाण बहुत ज्यादा इस प्रकार का। वैसे नारिकेल जल जो है वो हमारे इस बार अस्थि शुद्धि कर बताया गया है, लेकिन ये पके हुए नारियल का पानी कम निकलता है, तो उसके गुणधर्म है क्या, इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और कदाचित कभी ये शहाड़ खाएंगे पानी पिएंगे तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार करते रहेंगे तो भी थोड़ी मुश्किल इस प्रकार की होगी। ये सबसे नेचुरल है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बजाय ये पानी लेना अच्छा है इस प्रकार। लेकिन उससे भी बेहतर पके हुए नारियल का पानी इस प्रकार का लाना है, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हाँ, और फिर भी उसमें पोटेशियम है, ज्यादा है, और पोटेशियम बढ़ने से ये बिगड़ जाता है। ये अभी मैं भी इसके बारे में काफी सोच रहा हूँ कि ये पोटेशियम, सोडियम, यूरिक एसिड, फास्फोरस, फास्फोरस का अभी अभी निकल आ रहा है। पहले फास्फोरस का कभी इतना जिक्र नहीं था, लेकिन इनके जरिए किडनी बार बार और फेल होती जाती है। अभी के बाइंड है एलोपैथी में, कि पोटेशियम को बाइंड करने वाली दवा देते हैं तो पोटेशियम बढ़ना थोड़ा रुक जाता है इस प्रकार से। लेकिन मूल रूप से इसमें दो विवाद हो सकते हैं या मुद्दे हो सकते हैं कि पोटेशियम रिच खाना जा रहा है और उस पोटेशियम का पचन नहीं हो रहा है प्रतिमान, इसलिए ये भाव मूत्र से बाहर नहीं निकलने वाले और रक्त में संचित होते रहते हैं और फिर बढ़ते रहते हैं इस प्रकार से। डायलिसिस वाले पेशेंट का क्या हुआ आगे तो मालूम नहीं, उसने तो शुरू कर दिया डायलिसिस, मेरे मेरे यहाँ से छूट गया वो। लेकिन 20 क्रिएटिनिन और 500 यूरिया और पूरे शरीर में सूजन, ये काफी गंभीर अवस्था है। वो कह रहा था कि ठीक है मुझे नहीं करना है डायलिसिस, तो ठीक है हम आसानी से ले सकते हैं इस प्रकार। नहीं तो इस प्रकार के केसेस में डायलिसिस शुरू करवाना, हमारी दवा साथ में देते रहना, और धीरे धीरे अगर डायलिसिस को कम कर सकते हैं तो कोशिश करना, ये एक बात होती है। लेकिन एक बार डायलिसिस शुरू हो जाने पर रिजल्ट बहुत कम हो जाते हैं और किडनी काम करने नहीं लगती, बिल्कुल काम करना छोड़ देती है। यूरिन आउटपुट जीरो हो जाता है, 3-4 बरस के डायलिसिस के बाद यूरिन आउटपुट जीरो हो जाता है। तो ये काफी इस प्रकार का गंभीर मामला है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृता व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति।
Patients are not allowed to take liquids during dialysis. We recommend milk. How do we deal with such condition? कल मुझे याद दिलाना, मैं बता दूंगा। दूध अन्न है, पानी नहीं है, तो उसका पचन अन्न और स्रोतस में होता है, तो ये पानी में नहीं गिनना है, लेकिन मैं कल शायद ज्यादा